अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे, रुको, गाड़ी रोको, प्लीज़ 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 गाड़ी रोको। शिराज ने झट से गाड़ी रोकी। उस लड़की ने अचानक ही उसका रास्ता रोका था। वो अभी अभी हॉस्पिटल से निकला था। पार्किंग से गाड़ी निकाल ही रहा था कि वो लड़की उसे रोक दी। थैंक गॉड आपने गाड़ी रोक दी। वो गहरा सांस भरती शिराज के बाहर निकलने से झट से बोली, क्या मसला है तुम्हारा, क्यों गाड़ी के आगे आई? वो गुस्से से उसे डांटते हुए बोला, अरे आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैंने तो इंसानियत के नाते आपको रोका है, बल्कि आपकी ही मदद की है। कहना क्या चाह रही हो तुम? शिराज को उसकी बात बेढंगी सी लग रही थी। आपके पास आंखें हैं कि बटन है? आपको ये सामने इंसान मरता हुआ नजर नहीं आ रहा? कैसे डॉक्टर हैं आप? शिराज ने उसके इशारा करने पर उस आदमी की तरफ देखा जिसे चोट लगी थी। आई थिंक इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है। आपको सामने वो हॉस्पिटल नज़र आ रहा है ना? आप वहाँ क्यों नहीं लेके जा रहे इनको? मेरी गाड़ी के आगे क्यों खड़ी हो गई हैं? शिराज को उसकी इस हरकत पर बहुत तप चढ़ी। क्या मतलब है आपका? आप डॉक्टर हैं ना, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप एक ज़ख्मी इंसान की मदद करें, और आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं। हाँ, लेक्चर तो मैं दूंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील हूँ। एंड बाय द वे, हॉस्पिटल से निकलने वाला हर बंदा डॉक्टर नहीं होता। नहीं, मैंने कब कहा कि आप मरीज़ हैं? मुझे लगा कि आप डॉक्टर हैं। हॉस्पिटल से तो दो ही बंदे निकलते हैं, या डॉक्टर या मरीज़। आप मुझे कहीं से इंजर्ड नहीं लगे तो मुझे लगा आप डॉक्टर हैं। सो सॉरी। हाँ, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इंसानियत के नाते? फिर से उसको जाने से रोका। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए मुझे मोहतरमा। शिराज ने सीने पे बाजू बांधे हुए गहरा सांस खारिज करते हुए उस लड़की को देखा जो बिल्कुल भी टलने के मूड में नहीं थी। आप मेरी थोड़ी सी मदद करें। आप इस शख्स को उठा के मेरे साथ अंदर हॉस्पिटल ले जाएं, बाकी मैं सब देख लूँगी। निम्रा ने दरख्वास्त करने वाले अंदाज में शिराज से मदद ली। कुछ सोचते हुए शिराज को उसकी मदद करनी पड़ी, क्योंकि वो आदमी वाकई शदीद तकलीफ़ में था, वो ज़ख्मी था। शिराज ने उसको सहारा दिया, हॉस्पिटल की जानिब कदम बढ़ाए। निम्रा भी साथ साथ थी। यहाँ ले आएँ प्लीज़। निम्रा ने उसे एक बेंच की तरफ इशारा किया और वो इस आदमी को वहाँ बिठाते हुए पीछे हटा। थैंक यू सो मच। अब आप जा सकते हैं, बाकी काम मैं खुद संभाल लूँगी। निम्रा ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए जाने की इजाज़त दी और ख़ुद काउंटर की जानिब बढ़ी, जहाँ एक लंबी लाइन लगी थी। उफ़ यार, ये कब ख़त्म होगी? अंकल, आप थोड़ी देर वेट करें, मैं आपकी पर्ची लेकर आती हूँ, ठीक है? बात सुने, ये इमरजेंसी वार्ड किस तरफ है? उसने वहाँ से गुजरते एक डॉक्टर से पूछा। जी, क्या हुआ? वो फ़ौरन बोले, ये देखें, इनके एक्सीडेंट हुआ, इनको चोट लगी है, आप प्लीज़ इनकी इलाज कर दें। निम्रा ने उस बूढ़े इंसान की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या ये आपके साथ है? वो तफ्तीश करने लगा। इससे इनका इलाज अच्छा हो जाएगा। निम्रा ने आंखें पटपटा कर कहा, एक्सक्यूज़ मी। वो गड़बड़ाए। एक्सक्यूज़ मी टू यू एंड एवरीवन। एक शख्स तकलीफ़ से तड़प रहा है, उससे चोटें आई हैं, और आप अपना तफ्तीशी प्रोग्राम, हमारी पुलिस वाला काम शुरू कर चुके हैं। एक काम करो, ये डॉक्टरी वोक्टरी छोड़ो, पुलिस में भर्ती हो जाओ आप। निम्रा उसे अच्छा खासा सुना गई। सबकी नज़र उस पर उठी, जबकि शिराज अब बहुत दिलचस्पी से उस लड़की को देख रहा था। वो भूल गया था कि उसे कहीं अर्जेंट पहुंचना था। अरे शिराज, तुम अभी तक यहाँ हो? मैं समझा तुम चले गए हो। डॉक्टर जिब्रान ने आते हुए शिराज को चौंका। अरे यार, जा ही रहा था, ये सामने पटाखे को देख कर रुक गया। यार क्या लड़की है, बहुत दबंग अंदाज है। तुम्हारे हॉस्पिटल के कमरे की तो वाट लगा दी इसने। शिराज सामने देख खड़ी निम्रा दांत के अंदाज में बोला। डॉक्टर जिब्रान की नज़र भी उस तरफ रुकी। ओह नो, ये फिर आ गई। डॉक्टर जिब्रान के माथे पे बाल आ गए। तुम जानते हो इसे? शिराज को खुशगवार हैरत हुई, जबकि डॉक्टर जिब्रान उससे जवाब देने के बजाय निम्रा की तरफ पहुंचा। तुम्हें सुकून नहीं है घर पे?
डॉक्टर जिब्रान गुस्से से उससे बोला। निम्रा जिब्रान को देखते हुए बुरी तरह सटपटा गई। ओह, आप भी यही है। वो इधर उधर देखते हुए मुस्कुराई हल्की सी। क्यों हंगामा मचाया? डॉक्टर जिब्रान गुस्से से बोला। मरीज को लाई हूँ। डॉक्टर रज़ा ने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए बोला, मरीज को लाई है। जिब्रान का तो दिमाग घूम गया। उस शख्स को अच्छी चोटें आई थी। डॉक्टर रज़ा, आप इन्हें ट्रीट करें प्लीज़, वो अपने कुलीग से रिक्वेस्ट कर रहा था। और तुम? निम्रा की जानिब गुस्से से बोला। तो वो सहम के उसे देखने लगी। चलो मेरे साथ। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर जिब्रा के पीछे हो ली। ना जाने क्यों शिराज उस लड़की की हरकतों में दिलचस्पी ले रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये है कौन, इसलिए वो जिब्रान की केबिन में बढ़ने लगा। वो अकेला था। क्या हुआ बॉस, इतना गुस्सा? शिराज ने उसे शदीद गुस्से में देखते हुए ठंडा करने के लिए कहा। यार, गुस्सा आना भी चाहिए। हर रोज़ किसी न किसी को ठोक कर इधर हॉस्पिटल में ले आती है। कब तक देखूं मैं इसकी गलतियों को? वो भड़क ही उठा। वेट अ सेकेंड, ठोक के मतलब ये कि ये मेरी चचा की बेटी है, गाड़ी चलाना सीख रही है। गाड़ी चलाना तो आई ही नहीं, इसलिए ये हफ्ते 5वां मरीज़ है। जिब्रान ने अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रखते हुए कहा। जो आपके शिराज का तो मुंह खुले का खुला रह गया। हाँ, आर यू श्योर? वो खुद उनका एक्सीडेंट करती है। शिराज को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। तो मैं क्या फ़ारसी बोल रहा हूँ? जिब्रान चिढ़ा। अभी वो बाथरूम से निकली, उसका चेहरा धुला हुआ था, आंखों पे सुर्खी छाई थी। वो रोई थी शायद। शिराज को ऐसा लगा। जिब्रान भाई, सच में ये लास्ट टाइम था। पिंकी प्रॉमिस, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सफाई दे रही थी। नेक्स्ट टाइम तब आएगा ना जब तुम्हें परमिशन मिलेगी गाड़ी सीखने की। जिब्रान ने दांत कचकचाते हुए कहा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? निम्रा ने माथे पे बल डालते हुए धीमे लहजे में बोला। बिल्कुल नहीं, मैं आज ही चचा जान से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जिब्रान की बात पर निम्रा ने उसे गुस्से से घूरा। ठीक है, मैं भी फिर सबको बता दूंगी। आप रोज़ सोबी बाजी को चुपके घुमाने ले जाते हो। उसकी बात पे जिब्रान का मुंह हैरत से खुला। और सोबी बाजी को देखकर आप उनको देखकर मुस्कुराते हो। मोबाइल पर भी रखते हैं आप दोनों के, गिफ्ट भी दिए हैं। और वो वाला गिफ्ट जो लास्ट टाइम दिया था। बस, जिब्रान ने उसे फ़ौरन रोका। वो और न जाने क्या क्या राज खुलने वाली थी, वो भी शिराज के सामने। निकलो फ़ौरन यहाँ से, गुम करो अपनी शक्ल। निम्रा ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा। फिर एक नज़र शिराज पर पड़ी। ओहो वकील साहब, लगता है आप दोस्त हैं डॉक्टर जिब्रान के। जिसने अपने कज़न को नहीं बख्शा, उस पर किसी वक्त कुछ भी उम्मीद रखी जा सकती है। थोड़ा समझाया करें इनको गुस्सा ना किया करें। किसी दिन दिमाग की रग वग फट जानी है तो फिर सोबी बाजी। तुम जा रही हो या गार्ड को बुलाऊं तुम्हें धक्के देकर निकालें? जिब्रान ने पेपर वेट उठाकर उसे गुस्से से डराकर बोला। जा रही हूँ, भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। बालों की पोनी को झटके से पीछे करती वो दरवाजे की जाने बढ़ी। अम्मी जिंगर, ये आपके घर का ही पीस है ना? शिराज ने खुशगवार हैरत से दरियाफ्त किया। बदकिस्मती से ऐसा ही है। फिर उसके नंबर पे अचानक कॉल आने लगी तो वो उठा। तुमसे फिर मुलाकात होगी, बट टू मच अमेजिंग गर्ल यार। वो जाते हुए मुस्कुरा कर बोला। अमेजिंग आफत है पूरी। जिब्रान दांत चबा कर बोला। अहमद भट्ट साहब की 2 औलादें थी, हमज़ा भट्ट और खालिद भट्ट। आगे अल्लाह ने शादी के बाद उन दोनों भाइयों को भी बेटों और बेटियों से नवाजा। हमज़ा के बड़े बेटे का नाम जिब्रान था, जो कि डॉक्टर था, जबकि बेटी का नाम बिस्मा था। खालिद भट्ट के बड़े बेटे का नाम उस्मान था। दूसरे नंबर पर बेटी थी सोबिया भट्ट। और सबसे आखिर में पीस था निम्रा भट्ट, जिसने हर वक्त सबको तंग करके रखा था।
बिस्मा का रिश्ता उस्मान से तय हुआ था, जबकि सोबिया का जिब्रान से, और अगले माह उन चारों की एक साथ शादी थी। और उन्हीं की शादी के लिए निम्रा गाड़ी सीख रही थी, क्योंकि उसे शादी में अपनी गाड़ी चाहिए थी। लेकिन हर रोज़ किसी न किसी को वो ठोक देती और जिब्रान के हॉस्पिटल में ले आती, जिससे जिब्रान बहुत तंग आ गया था। उसकी रेपुटेशन ख़राब हो रही थी ना, पर उसकी दी हुई धमकी की वजह से वो चुप हो जाता था। घर में वो बहुत शरीफ और मासूम और फरमाबरदार बच्चा था। ऐसे में अगर ये सब निम्रा ने घर वालों को बता दिया, और वो भी बढ़ा चढ़ा कर, तो उसकी क्या इज्जत रह जानी है। वो बस सर पकड़ के रह जाता था। मिस्टर कबीर, ये फ़ाइल आपने देखी है? इस केस को कौन हैंडल करेगा? शिराज ने कबीर से सख्त लहजे में पूछा। सर, मिस्टर बहराम ने कहा था कि वो ये केस देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस केस को एक नज़र भी देखा होगा। आप उन्हें बुलाएं ताकि बात क्लियर हो। ये केस क्यों पेंडिंग में है? गरीब लोगों का केस तो पहले आगे आना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो साफ बता दें, मैं खुद बता दूंगा। शिराज का गुस्सा काफ़ी मशहूर था। वो एक काबिल वकील था, सब उसकी बहुत इज्जत करते थे। जद्दी पुश्ती अमीर था, इसलिए ज़्यादातर गरीब लोगों का केस लड़ता था, और हर दिल अजीज़ था। सब उसको बहुत चाहते थे। वो एक गांव था जहां का वो ज़मींदार था। अपने गांव के कितने ही केसेस वो लड़ चुका था और जीत भी चुका था, चाहे वो बिजली का मसला हो या पानी का। कोई भी इस किस्म का केस वो अपने गांव की खुशहाली के लिए दिल और जान की बाजी लगा कर लड़ा करता था। अपनी मीटिंग वो कबीर के साथ अटेंड करके वो निकला तो उसकी दादों का फ़ोन आ गया। बेटा शिराज, आज जल्दी घर आ जाना, आज तुम्हारी फूफू आई हैं गांव से तुमसे मिलने, तो बच्चे जल्दी आ जाना। बल्किस बेगम ने अपने होनहार पोते को कॉल करते हुए कहा। जी अम्मा, आ जाऊंगा। वो अदब से बोला और गाड़ी की जानिब बढ़ा। गाड़ी को रोड पर डालते हुए यही सोच रहा था, छोटी बहन गुल के लिए उसका पसंदीदा बैग ले लिए जो उसने व्हाट्सअप किया था। वो मोबाइल खोले ड्राइविंग कर रहा था कि इनबॉक्स चेक कर रहा था कि बाहर रोड पर अपनी दाईं तरफ उससे वही लड़की दिखाई दी। वो शायद किसी से बहस में मसरूफ़ थी। उसी दिन की तरह बालों की ऊंची पौनी किए वो बात किए अगले को सुना रही थी, शायद बेइज्जती कर रही थी। शिराज को ऐसा ही लगा। उसी लम्हे उसी लड़के ने निम्रा की कलाई पकड़ ली। निम्रा ने उल्टे हाथ थप्पड़ उसके मुंह पर रख दिया, और ये इस कदर जल्दी में हुआ कि शिराज भी हैरान हो गया। वो शख्स उसकी कलाई छोड़ी जाहिलाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। लोगों का हंजूम इकट्ठा हो गया था। वो अकेली उस पर भारी थी, बिना किसी खौफ पे। शिराज ने गाड़ी एक तरफ रोकी और उसकी जानिब बढ़ा। समझते क्या हो खुद को? मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। निम्रा भट्ट नाम है मेरा, जाओ जाके पुलिस रिपोर्ट लिखवा दो। निम्रा भट्ट किसी के बाप से भी नहीं डरती। वो उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। तेरी तो। वो शख्स गुस्से की तरफ निम्रा की जानिब बढ़ा के बीच में शिराज दीवार बन गया। क्या है? शिराज के गुस्से पर वो पीछे हटा। तुम कौन हो और बीच से हटो? तुम्हें लड़की की से बात करने की तमीज़ नहीं है? शिराज की गुस्सेली आवाज़ में वो शख्स बस अंदर ही अंदर पेचोताप खा कर रह गया। इस लड़की ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मुझ पर हाथ उठाया, और मैं इसे तमीज़ से बात करूं? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। वो जहराना अंदाज में बोला, जबकि शिराज ने उसे कंधे से पुश करके उसकी कलाई दबोच ली। जब तुम किसी लड़की का हाथ पकड़ोगे तो वो तुम्हें हार नहीं पहनाएगी। उसकी कलाई को सख्ती से पीठ के पीछे मरोड़ कर वो उसकी चीखें निकलवा दिया। छोड़ो मुझे। शिराज ने झटके से उसकी कलाई को छोड़ा। वो अपना बाजू मलता वहाँ से उन्हें घूरते हुए निकल गया। शिराज ने पलट कर देखा तो निम्रा फालूदा खा रही थी। और भाई, एक प्लेट और बनाना। मसरूफ़ अंदाज में जवाब देते हुए वो वहीं बेंच पे बैठी मज़े से फालूदा चटाचट खाई जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिराज ने उसके पास जाकर हैरत से पूछा, जबकि आप लोगों का हजूम भी हट गया था। अरे, लड़ाई ख़त्म हो गई? मुझे लगा 3-4 मुक्के तो आप मारेंगे। हीरोपंती जो दिखा रहे थे।
वो मज़े से फालूदे से सवैयाँ अपने लबों पर लगाए खा रही थी। उसके गुलाबी लबों को देखकर शिराज अपनी नज़रें चुरा गया। चलता फिरता आतिक फिशा थी वो लड़की। वैसे इतनी नदीदों की तरह क्यों देख रहे हो? खाने हैं तो आप भी ऑर्डर कर लें। उसके जवाब पे शिराज का मुंह खुला का खुला रह गया। किसके साथ आई हैं? मेरे साथ 2 फरिश्ते हैं, उनके होते हुए मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? वो हाथ झाड़ती उठी। कितने पैसे अंकल? जी 200 रुपये। उन्होंने बताया तो वो पर्स से पैसे निकालने लगी। मीन्स तुम अकेली हो? शिराज ने अंदाज़ा लगाया। अंकल मेरे पास छुट्टे नहीं हैं, आप 1000 ही रख लो। उन्होंने शॉपर खोलकर देखा। बेटा मेरे पास होंगे, मैं देता हूँ। अंकल रहने दे, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देख लेंगे, बाय। वो उन्हें मना करती आगे बढ़ गई। तुमने उनसे बकाया क्यों नहीं लिया? शिराज ने उसके पास आकर पूछा। तो वो कह रहा सांस लेते हुए उसकी जानिब बढ़ी। जब हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वेटर को वहाँ टिप देते हैं ना, इसी तरह मैंने अंकल को टिप दे दी, सिंपल। वो मुस्कुरा के कहने लगी तो शिराज को वो बहुत प्यारी लगी। घर कैसे जाओगी? गाड़ी नहीं है। कैब है ना, वो करवा रही हूँ। मोबाइल उसके सामने करके बोली। अकेली कैब में जाओगी? शिराज के बातें पे मल पड़े। तो निम्रा ने भी यूं मुचकाई। अब मुझे जब तक गाड़ी नहीं ले देते घर वाले जालिम लोग, तब तक कैब ही है मेरे नसीबों में। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोली। क्यों, ड्राइवर रखने का रिवाज नहीं है? शिराज को उसकी बातें ऊट पटांग लग रही थी, फिर भी उसे सुनने में उसे मज़ा आ रहा था। है ना, सब ड्राइवर के साथ ही जाती हैं, बड़ी मम्मा, मेरी मम्मा, बिस्मा आपी, सोबिया आपी, सब। लेकिन मुझे शौक़ नहीं है ड्राइवर का, मुझे अपनी गाड़ी चाहिए। वो आंखें मटका कर बोली। और लूँगी एक दिन इंशाल्लाह, बस गाड़ी चलाना सीख जाऊँ। गहरा सांस खारिज करती हुए उपसुर्दगी में बोली। आप चलें, मैं छोड़ देता हूँ आपको। शिराज ने उसे ऑफ़र की। ओहो ओ हेलो, यू कैन नॉट अफोर्ड मी, निम्रा ने फ़ौरन से बोला। तो वो जो आगे बढ़ा था फ़ौरन पलटा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिब्रान भाई के दोस्त मैं बहुत इम्पॉसिबल हूँ। मुझसे थोड़ी देर आप बात करेंगे, आपका दिमाग शायद घूम जाएगा। कभी मेरी अम्मा के पास बैठना, मेरे वो किस्से सुनाएगी कि आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा। वो उसके पास खड़ी अपनी खूबियाँ गिनवा रही थी। फिर तो मिलना पड़ेगा। शिराज ने उसे गहरी नज़रों से देखा। अच्छा, आपका अगर दिल है तो मैं आपका दिल नहीं तोड़ती। चलिए, क्या याद रखेंगे आप भी, जिब्रान भाई की बहन कितनी बड़े दिल की मालिक है। मेरा नाम शिराज शाह है। गाड़ी में बैठकर शिराज ने अपना ताल्लुफ़ करवाया। अरे वाह, माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम तो आपको पता ही होगा। जी जी जी, निम्रा भट्ट। शिराज ने गाड़ी रोड पर डाली। एड्रेस प्लीज़, शिराज ने संजीदगी से पूछा। तो निम्रा उसे एड्रेस बताने लगी। सुने, जिब्रान भाई की शादी शुरू हो रही है परसों से, आपको इनवाइट किया है या नहीं किया? राजदारी से पूछा। इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन बताया हुआ है। शिराज ने भी बिना उसकी जानिब देखे जवाब दिया। शिराज के नंबर पे कॉल आने लगी तो वो ब्लूटूथ कान से लगाए सुनने लगा। जी अम्मा, बस आता हूँ थोड़ी देर तक। वो बहुत अदब से बोल रहा था। हाँ जी, कर दूँगा उन्हें कॉल। वो बहुत प्यारी मुस्कान लिए बोला। निम्रा की निगाह उसके चेहरे पर थी। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करता देखता रवां। उसकी मर्दाना खूबसूरत नैन नक्श देखती वो बेइख्तियार गुनगुना उठी। शिराज ने कॉल कट की और उसकी जानिब देखा। तुम मुझ पर लाइन मार रही हो? एक घुरी से नवाजा। तौबा करे तौबा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप। लेकिन आप हैं प्यारे, तो बस तारीफ़ कर दी, अगर अच्छी नहीं लगी तो वापस कर दें। निम्रा ने कंधे उचका कर कहा। तारीफ़ किसको बुरी लगती है? फिर तो मैं तुम्हारी भी कर सकता हूँ। शिराज ने उसके देखकर पूछा। हाँ, कर सकते हो। वैसे भी मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, सब मुझे तंग करते रहते हैं, घर वाले बाहर वाले सब। अब उसके गाड़ी के म्यूज़िक से छेड़खानी कर रही थी।
ऑडियो और करके कहा, कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाए ना। वो फ्रेंडली बात कर रही थी। शिराज उसकी हरकतें देखते ज़ेरे लब मुस्कुराया और एक सॉन्ग प्ले किया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल बेकरार हो गया। गाना सुनकर निम्रा भी साथ गुनगुनाने लगी। वैसे आपका घर कहाँ है? अब वो फिर उससे सवाल करने लगी। शिराज ने महसूस किया वो बहुत बातूनी है। हर थोड़ी देर बाद उसका दिमाग कुछ ना कुछ बुनता रहता था। शिराज ने उसे अपने घर का एड्रेस बता दिया तो वो मुस्कुरा दी। कभी आऊँगी आपके घर आपकी उम्र से मिलने। वो शौक हुई। ज़रूर, मैं खुद लेकर चलूँगा, लेकिन एक मसला है। वो मोर काटते उससे देखने लगा। कैसा मसला? थोड़ी के नीचे हाथ रखते वो उसकी जानब देखकर बोलने लगी। शिराज का तो दिल निकाल के ले गई। तेरे आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है। गलती नहीं है तेरी, कसूर है नज़र का। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। गाना अब चेंज हो गया था, जो शिराज की दिल की तर्जनानी कर रहा था। ऐसे ना तुम मुझे देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको चुरा लूँगा, तुमसे अपना बना लूँगा। शिराज की गहरी निगाह की इर्तिका से छठी हिस्स बेरार हुई। निम्रा नज़रें फेर गई। सामने वाला जिस निगाह से देख रहा हो, औरत को मर्द का और मर्द को औरत का फ़ौरन पता चल जाता है। बताऊँगा किसी दिन वो मसला भी। अभी तुम्हारा घर आ गया है। वैसे एक मशवरा है, अकेली ना बाहर निकला करो, किसी को साथ लेकर, प्लीज़ प्लीज़। मुझे नसीहतें नहीं चाहिए। निम्रा ने फ़ौरन कानों में उंगलियां ठूसी। मैं घर में सबके लेक्चर सुनती रहती हूँ, आप मत शुरू होना। वो मुंह बनाते तेज़ तेज़ बोलती हुई नीचे उतरी। शिराज ने माथे पे बल डालते हुए उसे देखा। वो वापस मुड़ते हुए उसे चौंका दी। अंदर नहीं आएंगे आप? वो चौंका के बोला, मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊँगा तो तुम्हारे घर वाले एतराज़ नहीं करेंगे? शिराज ने हैरत से पूछा। वो क्यों एतराज़ करेंगे? उन्हें मेरा पता है, बेटी हूँ उनकी, निम्रा बट। वो फ़ख्र से बोली। यही बात है, बेटी हो, एहतियात किया करो। बेटी के हाथ में पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त होती है। चलता हूँ, फिर कभी मिलूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। वो उसे ये बोलकर गाड़ी बढ़ाकर आगे चला गया। जबकि उसके लफ्ज़ों को सोचती वो सर झटक कर आगे चल दी। अम्मा क्यों उदास हैं? पप्पू के आने के बाद तो आपको खुश होना चाहिए। वो अपनी वालिदा के साथ लग के बैठा था, उनकी टांगें दबा रहा था। मिट्ठू मेरे बच्चे, वो तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आऊँ है। गाँव की लड़की है, प्यारी है, सोनी रच के है। लेकिन क्या अम्मा? वो जो चुप करके सुन रहा था वो पूछने लगा। कम पढ़ी लिखी है वो, और मेरा मिट्ठू इतना पढ़ा लिखा वकील है, इतना बड़ा, तो कैसे? मेरा दिल नहीं मान रहा। वो साफ खातून थी, सादा को दिल की बात थी, उसने बोल दी। शिराज उनका इकलौता बेटा था। उसके माँ बाप की बहुत अरसा डेथ हो गई थी। वो दादी के पास ही रहता था। अम्मा आपके दिल में क्या है? वो अपनी दादों से बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो उनकी हर बात को अपने सर पर रखता था। बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के साथी का इंतखाब करो। मेरी दुआ है तुम्हारी लाइफ में ऐसी लड़की आए जो तुम्हारी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। हर पल मुस्कुराते रहो दोनों। उनकी बातें सुनते शिराज के लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट सूझ गई। बेध्यानी में ही उसके सामने निम्रा का चेहरा आया था। एक वही लड़की थी जो हंसती भी थी और हंसाना भी जानती थी। जाने क्यों शिराज को उसके सामने ज़िंदगी खूबसूरत होने का गुमान होने लगा। अम्मा आप आराम करें, इस बारे में मैं आपसे फिर बात करूँगा, और टेंशन नहीं लेनी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। शिराज ने अपनी दादों के माथे पे बोसा देते हुए कहा और ख़ुद कमरे से बाहर आ गया। बाहर आते उसने जिब्रान को मैसेज किया, जिसे जिब्रान ने देखते फ़ौरन जवाब दिया, फ़ौरन कॉल कर दिया। हेलो यार,
सॉरी यार, वक्त ही नहीं मिला, इतना बिजी था कि मैं बता नहीं सकता। और मेरे ध्यान में ये था कि मैं तुम्हें दावत दे चुका हूँ, तो प्लीज़ इस बात को दिल में मत लेना और कल से लाजमी हर फंक्शन में लाजमी शामिल होना है। जिब्रान ने बिना सलाम दुआ देते हुए डायरेक्ट ही उसे कहा। वेरी गुड मिस्टर जिब्रान, बट अगर मैं आपको ये याद नहीं करवाता तो आपने तो मुझे इनवाइट ही नहीं करना था। वकील साहब, बहुत बहुत माजरत, अब बाल की खाल मत उतारिए और मेरी माजरत कबूल कर लीजिए और अपनी फैमिली के साथ अपनी इस नाजीज़ की शादी पे ज़रूर आइएगा, आपकी बहुत बहुत नवाजिश होगी। जिब्रान उसे अपने स्टाइल में मनाने की कोशिश कर रहा था। शिराज का कहका बुलंद हुआ, वाई नॉट, अम्मा भी चाहती हैं कि जिब्रान की शादी देखूं और उसकी दुल्हन से मिलूं। वाई नॉट, अरे उनको भी साथ लेकर आना, वो आएंगी तो दुआएं मिलेंगी। हाँ हाँ, बड़ी की दुआओं की तो तुझे सख्त ज़रूरत है। शिराज ने जिब्रान से बात करते हुए अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाया। ए बाजी, तुम और बाकी लड़कियां सुनो 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 सुनो, वो वाला गाना लगाओ। मेहंदी तां सजदी जदों नचे कुड़ी दी माँ। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी गाना लगाओ ये वाला। मेहंदी तां सजदी जे नचे कुड़ी दी माँ। अब आ जाओ, ठुमका लगाओ। उस वक्त निम्रा सब मोहल्ले वाली लड़कियों को ढोलकी रखे हुए गाने गा रही थी। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि उधर से अम्मा का एक जूता उड़ता हुआ उसकी जानिब आया। लड़की, तुझे सुकून नहीं है? ये गाना कोई गाने वाला है? कोई ढंग का गाना लगाओ। नज़ियत बेगम ने गुस्से से निम्रा को कहा। अरे माँ, मुँह से कह देती, सबके सामने जूता मारना ज़रूरी था। माथे पे बिंदिया, आँखों में काजल, पीले और सब्ज़ जोड़े में हरी चूड़ियाँ पहने, वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत थी। दोनों बिस्मा और मेहंदी की ड्रेसिंग के साथ तो उसने अपने लहंगे का कंट्रास्ट किया था। चलो लड़की, अब अच्छा सा गाना लगाओ जिसमें माँ बहन का नाम ना आए। बोलते बोलते वो एकदम अटकी और पीछे मुड़कर अपनी वालदा मोहतरमा को देखा। उसके साथ ही गाने की आवाज़ें शुरू हो गई। बल्कि समा उन्हें देखते हुए मुस्कुराई। वो यहाँ जिब्रान की शादी अटेंड करने आई थी अपने पोते शिराज के साथ। ऐसे में उनकी नज़र बार बार निम्रा पर ठहर रही थी। कुछ ही देर बाद खाने का आगाज़ होने लगा। अरे बेटा, वॉशरूम किस है? आंटी आपको कहीं जाना है? फ़ौरन निम्रा उनके पास आई। हाँ बेटा, वॉशरूम जाना है। चले आए, मैं आपको ले चलती हूँ। निम्रा ने अपनी खिदमत पेश की। उन्हें वॉशरूम ले जाते हुए उनका हाथ थामा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। सच आंटी, आपको मैं बहुत प्यारी लगी हूँ? निम्रा की आंखें हैरत से खुली रह गई, जबकि मैं घर में किसी को प्यारी नहीं लगती। निम्रा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। इस दौरान वॉशरूम से बाहर आने के बाद उनका हाथ थामा और फिर अपनी जगह वापस आने लगी। मैंने तो मिठू से कहा था कि मैं नहीं जाती, शुगर की बीमारी है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, क्या अगले को तंग करना। लेकिन उसने कहा कि नहीं, जिब्रान की शादी पे जाना है। जिब्रान ने ख़ास तौर पर दावत दी है। आपने तोता भी पाल रखा है? निम्रा उनकी सारी बातों में से एक मिठू को ही पकड़ सकी। अरे तोता नहीं, मेरा पोता है। शिराज शाह है मेरा पोता। पोता है, तोता नहीं। वो निम्रा की बात तस्दीक करते हुए कहा। हाय, वो शिराज शाह, वो आपका पोता है? आप उनको मिठू कहती हैं? हाँ सच में आंटी, वो उनसे तस्दीक कर रहे थे। हाँ बेटा, मैं उसे मिठू ही कहती हूँ, बचपन से मेरे पास पला बड़ा है, मेरा मिठू है वो। नाइस आंटी, निम्रा ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। मैं बेटा आंटी नहीं, अम्मा कहो, सबकी अम्मा हो, तुम भी अम्मा कहो तो अच्छा लगेगा। बल्किस बेगम ने उन्हें प्यार से कहा तो वो इस बार पे सर हिला दी। रुखसती के दिन भी शिराज अपनी अम्मा के साथ जिब्रान के साथ बट हाउस आ गया। वो बाहर मर्दान खाउन में रुके, जबकि अंदर ही रुखसती की रस्म अदा हो रही थी। बेटी और बेटियां दोनों ही घर के अंदर रुखसत हो रहे थे। सोबिया और बिस्मा रुखसती के वक्त ढेर सारे आंसू बहाए अब सबको रुला रही थी। उनके साथ चलते चलते टिशू का डब्बा उठाए निम्रा ने सोबिया को और कभी बिस्मा को देखती।
जिन्होंने टिश्यू का डब्बा तकरीबन ख़त्म कर लिया था, जबकि उनके आंसू ख़त्म नहीं हो रहे थे। सोबिया ने पीछे रकम किया, फिर से टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकालना चाहा तो निम्रा का चेहरा देखा। टिश्यू ख़त्म है, टिश्यू दो। उससे टिश्यू मांगा। बहन मेरी ख़त्म हो गए हैं, 1 मिनट में बाल्टी मंगवाती हूँ, निम्रा ने तंज़न मोहब्बत से कहा। और जिब्रान और उस्मान की जानें बढ़ी। जिब्रान भाई, उस्मान भाई, आप दोनों की बीवियाँ आंसू थाम ही नहीं रहे, एक काम करें, अंदर जाएं और एक एक बाल्टी लेकर आए। क्यों टिश्यू तो हार मान गया है। और टिश्यू का खाली डब्बा उनके सामने लहराते हुए बोली। एक पल सब साकत हुआ, उसके चेहरा देखने लगे। सोबी और बिस्मा का मुंह खुला रह गया। शर्मिंदे से दोनों का बुरा हाल हो गया। ऐसे क्या देख रही हैं, सही कह रही हो, एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं तो इतने आंसू बहा रहे हैं। अब एक घर से दूसरे घर जा रही होती तो न जाने मुझे कितने टिश्यू के बॉक्स बल्कि पूरी शॉप खरीदनी पड़ती। निम्रा को अपनी हालत पे तरस आ रहा था। निम्रा, इससे पहले मैं कुछ कहूँ चुपचाप अंदर चली जाओ, हजरत बेगम ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। अब मैंने क्या किया? अब हर बार मुझे अम्मा, ठीक है मैं जा रही हूँ। तो वो मुंह बनाते एक तरफ हो रही हो। मेरी बच्ची को नहीं डांटा करो, इसकी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, खालिद भट्ट ने अपनी बीवी को संजीदगी से कहा। निम्रा को अपने सीने से लगाया तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कान सज गई। सभी रुखसती की रस्म अदा करने लगे, लेकिन ये सच था, निम्रा के चेहरे की उदासी कोई नहीं देख सकता था। अम्मा उस लड़की की बातों को खूब एंजॉय करते हुए घर आ गई। उन्हें वो लड़की अपने पोते मिट्टू मतलब शिराज के लिए बहुत भाई, और उसके मुतालिक वो शिराज से बात करके बाकायदा रिश्ता लेकर जाना चाहती थी। चले जल्दी से पैसे निकालें, 1 मिनट की भी देरी किए बगैर, वरना मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगी। उस वक्त निम्रा उस्मान भट्ट का रास्ता रोके दरवाजे में खड़ी थी। अब कितने पैसे लेने हैं तुमने? खाली तो कर दिया तुमने? उस्मान ने अपनी जेब की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी नहीं, वो सारे दूसरी रस्मों के पैसे थे। अब अपने अंदर जाना है तो 50,000 मेरे हाथ पे रख दें, फिर आप अंदर जा सकते हैं। उसकी डिमांड सुनकर उस्मान ने 1 मिनट की देरी किए बगैर अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाले और उसके हाथ में थमा लिए। ये लो हमारी लाडो और खुश हो जाओ। उस्मान पर उसके चेहरे की चमक देखते हुए मुस्कुरा के बोला, थैंक यू सो मच भाई, यू आर ग्रेट। अब उसका रुख जिब्रान की तरफ था। जिब्रान भट्ट जो उसके साथ सख्त चिढ़ खाने वाला था, अब उसको वो फिर से चिढ़ाने वाली थी। इससे पहले जिब्रान खामोशी से कमरे की दहलीज पार करता और अंदर जाता, निम्रा ने उसे फौरन रोक लिया। 1 मिनट, किससे पूछ के आप अंदर जा रहे हैं? बिल्कुल ठालने दानों की तरह उसने जिब्रान से सवाल किया। सीधी तरह बताओ क्या बात है? जिब्रान ने गहरा सांस खारिज करते हुए उससे पूछा। टोटल 1 लाख रुपए।